बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है रुक्मिणी का सेट नंबर 7 पढ़ेंगे। रुक्मिणी का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और किरण का भी वीडियो उसमें प्ले लिस्ट में है, सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और समय कम बचा हुआ है, समय कम रहते हुए आप अधिक से अधिक मेहनत करना सीखें मेरे साथियों। बहुत कम समय बचा हुआ, कम समय में अधिक पढ़ना है, इसलिए सेट को अधिक से अधिक बनाना है और उसके बाद किताब को देखना है। तो आइए सेट नंबर 7 को देखते हैं। तो इसका में जो है ये पार्ट 1 जो है लैंग्वेज, ये आप जो पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं पार्ट 2 से, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जिससे आपको वीडियो रोक कर आप इसको पार्ट 1 देख भी सकते हैं। तो इसको पार्ट 1 आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छा रहेगा। जो बहुत कम नंबर लाना है पार्ट 1 में, लेकिन फिर भी एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। और हम जो है पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन क्वेश्चन नंबर 31 से चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथियों पार्ट 2 सामान्य अध्ययन क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है। सबसे पूर्वी बिंदु कह रहा है मेरे साथियों, तो आप पहले इसको सुन लीजिए कि जो कौन सा बिंदु किस ओर है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत के सबसे बिंदु किबिथु है मेरे साथियों, गौर से सुनिए, हम आपको सारे बिंदु बता देते हैं। उसके बाद कहता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिला का सबसे दक्षिणी स्थल है। यह स्थल 26 दिसंबर 2004 ईस्वी की सुनामी से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। इंदिरा पॉइंट को हमें पहले पैगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 इंच से 38 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थान है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो मेरे साथियों इसका जो सबसे होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु है। किबिथु कहाँ मेरे साथियों, अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्णा डेल्टा कहाँ स्थित है। कृष्णा डेल्टा कहाँ स्थित है, तो कृष्णा डेल्टा जो है कहाँ स्थित है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान में। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। याद रखिएगा, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। आगे चलते हैं और इसमें और डेल्टा हम बता देते हैं। भारत के पूर्व तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में उपस्थित प्रमुख डेल्टा है महानदी डेल्टा उड़ीसा। महानदी डेल्टा उड़ीसा बता देते हैं। महानदी डेल्टा उड़ीसा, ठीक है। महानदी डेल्टा उड़ीसा। आगे है गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश। गोदावरी आंध्र प्रदेश। गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है मेरे साथियों, लिखने समय लगेगा। और बता देते हैं कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु मेरे साथियों, अब याद हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कल सुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। कल सुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे साथियों, यह हो जाएगा महाराष्ट्र। यह हो जाएगा महाराष्ट्र। कल सुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। याद रखिए मेरे साथियों, कल सुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। और कल सुबाई चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 1646 है। 1646 मीटर है। समुद्र तल से 1646 मीटर ऊंचा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नाइफा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। नाइफा झाकरी परियोजना किस नदी पर है मेरे साथियों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना 2004 में तैयार हुआ था मेरे साथियों। कब तैयार हुआ था, 2004 ईस्वी में तैयार हुआ था, ठीक है। आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 मई 2005 को उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था, 28 फरवरी 2005 को
28 फरवरी 2005 को इसका उद्घाटन किए थे। उद्घाटन कौन किए थे मेरे साथियों? उद्घाटन कौन किए थे? ये किए थे श्री मनमोहन सिंह, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2005 को इसकी जो है सो उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किससे होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किससे होता है? सबसे अधिक वर्षा, तो मेरे साथियों सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं, जो 74% वर्षा होते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेरे साथियों 74% वर्षा, काफ़ी वर्षा होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे मेरे साथियों कह रहा है, ठीक है, डूंग या झम्पो सिंचाई पद्धति किस स्थान की है? किस स्थान की है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी, यह ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में प्रचलित है। डूंग या झम्पो सिंचाई पद्धति कम दूरी का सिंचाई माध्यम है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर मेरे साथियों। 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आता है असम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? असम राज्य की सीमा भारत के, ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये कम से कम ये जो है असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से गुजरते हैं। कितने राज्यों से गुजरते हैं? 7 राज्यों से होकर गुजरते हैं। इसका असम राज्य याद रखिएगा, असम सीमा जो है असम राज्य की सीमा 7 राज्यों से जुड़ती है। ठीक है, और इसको जो कहा जाता है और मेरे साथियों असम की सीमा को जो है सो 7 सिस्टर राज्यों के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्यों को जोड़ती है असम की सीमा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? केरल राज्य की, तो केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है तमिलनाडु राज्य से मिलती है। तमिलनाडु, केरल जो है केरल के उत्तर में कर्नाटक हो जाता है और दक्षिण पश्चिम में जो है मेरे साथियों केरल के उत्तर कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य अवस्थित है। याद रखिएगा दक्षिण और पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित है। सबसे अधिक जो है तमिलनाडु से लगते हैं और उत्तर में केरल है। उत्तर में कर्नाटक, केरल के उत्तर में कर्नाटक है और केरल के पश्चिम में जो है अरब सागर है। केरल के पश्चिम में अरब सागर है। केरल का तट मलाबार तट कहते हैं, केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। और मेरे साथियों याद होगा सबसे पहले मानसून कहाँ आते हैं? केरल में ही आते हैं। कब आते हैं? याद रखिएगा 15 जून को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। दामोदर नदी पर से संबंधित सही तथ्यों को पहचान कूट की सहायता से दिए गए विकल्प के रूप में चुनिए। विकल्प के रूप में चुनिए। मेरे साथ ही इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। सन्यासी विद्रोह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बंगाल क्षेत्र, पलासी युद्ध, द्वैत शासन के दौरान बंगाल के शोषण के विरुद्ध आंदोलन या अंग्रेजों की शोषणात्मक नीति के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। आगे हैं हंटर शिक्षा, क्वेश्चन 41, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? मेरे साथ ही याद रखिएगा हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष जो है किस वर्ष गठित किया गया था? ठीक है, तो हंटर शिक्षा आयोग जो है 1882 में गठित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1882। और चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव के लिए गवर्नर जनरल रिपन ने विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग जिसे गठित किया गया था, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संस्थापक, इसका राइट आंसर होगा राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर सी, राधाकांत देव। ठीक है, तो इसको कुछ इसके बारे में बता देते हैं। राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के संरक्षण के पक्षधर एवं विचारक थे। ये जो है राधाकांत देव ने शब्द पदकुलम नामक संस्कृत भाषा के आधुनिक
महाशब्दकोश की रचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यह डफरिन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे साथियों? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी मेरे साथियों? तो बताइए, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो किस वर्ष किए थे मेरे साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में। 1886 में जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं निम्न में कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? कौन सा भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है मेरे साथियों? बताइएगा ऑप्शन इसका। 2 सेकंड का ऑप्शन देंगे। 2 सेकंड का ऑप्शन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीख हाजी रुस्तम कामा। भीख हाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है। भीख हाजी रुस्तम कामा का जीवन काल 1861 से 1936 है। इनका जीवन काल जो है 1861 से 1936 है। 1936 से इनका जीवन काल, उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमी संबद्ध नहीं है? संबंध जो है भारतीय कांग्रेस से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका सर सैयद अहमद हो जाएगा, सर सैयद अहमद। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित सही कथनों को चयन करें। स्वामी सहजानंद सरस्वती से सभी कथनों का चयन करना मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में 1889 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, और 1889 में हुआ था, 1889। ठीक है, आगे चलते हैं इसका ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है उन्होंने संन्यास धारण किया था। और इनका मुख्य कर्म भूमि बिहार नहीं होगा, मुख्य कर्म भूमि जो है इनका यूपी ही है। और इसमें से राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार बनाने का अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो बताइएगा मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सुन लीजिए, 47 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे साथियों। आपस आके मिला लीजिए, इसके लिए सॉरी, आपको नहीं सही बस आप बता पाए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 और 4 हो जाएगा। उन्होंने संन्यास धारण किया था? नहीं किया था, संन्यास धारण उसने नहीं किए थे। उनका कर्म भूमि बिहार से था, और वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष का श्रेय उनको नाम से है। तो ये जो है 3 और 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है 48 का सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संबंध किस अनुच्छेद से मेरे साथियों बताइएगा। इसका संबंध जो है अनुच्छेद 19 का 1 से सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों 49
अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात के संसद दोनों सदनों से ऐसी घोषणा कि कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए, कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए, तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 माह के अंदर, 2 माह के अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थित रहता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कहता है विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को शो मी लो यू आर इंटेलिजेंट को द लू मी आर द लेजी को मे कैन यूआई लिखा जाता है। इसी भाषा में हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा? साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा शो मी सी ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 3500 में जोड़े जाने पर संख्या 42, 49, 56 और 63 पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, बस ज़्यादा मैथ नहीं है, थोड़ा मैथ है, मात्र 8 से 9 मैथ रहता है 40 नंबर में, ज़्यादा नहीं मेरे साथियों, सिर्फ इसका ऑप्शन बता देते हैं। एक मिश्रित रेत में रोरी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोरी और सीमेंट के अनुपात 6:17 है, तो मिश्र में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इन आंकड़ों वाले समुच्चय का पारस 12 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। 3 प्राकृत संख्याओं में से सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 27 होगा। आगे चलते हैं। अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु 19 की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरती की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु पूछ रहे हैं कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 39 वर्ष हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56, अब क्वेश्चन 56 कहता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य से प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो है 20% दर से ह्रास होता है, मतलब हानि होता है। 3 वर्ष पहले खरीदा था तो उसकी वर्तमान मूल्य कितना होगा? ठीक है, वर्तमान मूल्य 12,288 है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होना चाहिए? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24,000। आप काट कूट के मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, राम एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य 125 में बेचकर विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बस एक मैथ बचा हुआ है इसमें। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ति करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। अगला क्वेश्चन अब है जीके जीएस पर। कहता है, क्षार का रंग कैसा होता है? तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिनॉल फतेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब फिनॉल फतेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमीरों में अनॉक्सी शोषण क्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होते हैं?
कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो देखना मेरे साथियों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है 62 आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 63 कहता है कि वह पौधा जो कायनिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है वह कौन सा होगा? वह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक केला, गुलाब, पपीता, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। 64 क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 कहता है एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति के जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वनस्पति जनन, ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति जनन। मेरे साथियों अगर पहली बार है चैनल पर तो लाइक कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन क्या होता है? बताइए सर, उत्पन्न क्या होता है? इसका वस्तु के वजन से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उधर मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मत जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मान जड़त्व अधिकतम होता है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज कहता है किसके मत जड़त्व का मान अधिकतम होता है? जड़त्व का मान अधिकतम होता है, तो याद रखिए रेलगाड़ी और हवाई जहाज का मान जो है जड़त्व का मान अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन एवरी बोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? इसका लेखक कौन सा मेरे साथियों? इसका है नवीन चावला, ऑप्शन नंबर सी, नवीन चावला। आगे चलते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है मेरे साथियों? बताइए। इसका हो जाएगा अस्ताना, ऑप्शन नंबर सी, अस्ताना। वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 से पहले उन्होंने अपनी आज़ादी उन्हें कब मनाई है? 1991 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 70। रेलवे बोर्ड पहली बार अध्यक्ष महिला अध्यक्ष सीईओ कौन बनी? रेलवे बोर्ड की पहली बार महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? साथियों बताइए कौन बनी थी? यह बनी थी जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान, और इसे लास्ट तक आप बने रहिए और इसको पार्ट 3 पूरा ख़त्म करके ही छोड़िएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सेट में कितना मार्क्स आया। यह बहुत रुक्मिनी जो है बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट अपने आप में, सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से चलते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेरे साथियों कौन है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। यह मौर्यकालीन भारत के विवरणी वाले इंडिका लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन था? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है कुछ 72। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था?
देवानाम प्रियदर्शी भी था मेरे साथियों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। मेरे साथियों ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ हो जाएगा देवताओं का प्रिय। अगला क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था मेरे साथियों? इसका राइट हो जाएगा ताम्रपाषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? किसका इस्तेमाल किया गया था साथियों? तो इसका राइट होगा आंसर होगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग की कांस्य प्रतिमा बनाने हेतु मोम लोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ किया गया था? किस लिए किया गया था मेरे साथियों, बताइए। यह जो किया गया था मूर्ति बनाने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है गौतम बुद्ध के ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? मेरे साथियों किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? वह हुआ था फल्गु नदी या निरंजना नदी। फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी, फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। तो बोधगया, गौतम बुद्ध को बोधगया में स्यायिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में बुद्ध पूर्णिमा के ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब जो है निरंजना नदी जो है फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। क्या होगा? निरंजना नदी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? जो भारत में शासन किया है उसके कालक्रम अनुसार क्रम क्या है? मेरे साथियों बताइए। 76 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4-3-1-2। 4-3-1-2 पहले किए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद जो किए थे वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद किए थे शेरशाह। उसके बाद किए थे शेरशाह। उसके बाद किए थे शेरशाह किए थे उसके बाद, और ये हो जाएगा शेर अकबर हो जाएगा 3 नंबर में। 4 नंबर में हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? कौन सा वंश था जो 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन किया था मेरे साथियों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश। गुलाम वंश ने यह जो है 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पे शासन किया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था मेरे साथियों? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। और किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में, ठीक है। इसको याद रखिए, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन नंबर 78। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? किसकी बेटी थी मेरे साथियों, बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासक की बागडोर संभाली थी। और यह कब संभाली थी साथी बताइएगा। ऑप्शन में इसको ऑप्शन बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कब शासन किए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। डैश के मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो मेरे साथ इसको राइट आंसर हो जाएगा पांड्य हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था मेरे साथियों? तो उन्होंने दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना हुई थी? किसके नेतृत्व में हुए थे साथियों, बताइएगा। तो ये होता एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए। और होम रूल की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। 82 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? किस अधिवेशन में रखा गया था मेरे साथियों, बताइएगा। बम्बई, लाहौर, कराची, इसमें से बताइएगा साथियों किस में रखा गया था? ये रखा गया था लाहौर अधिवेशन। और कब रखा गया था? दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जो है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव रखा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था मेरे साथियों, बताइएगा। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इनकी शासनकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो भारत पे किसका शासन चल रहा था, बताइएगा मेरे साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शुंग वंश का, शुंग सम्राट का था, ठीक है, शुंग सम्राट का। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था मेरे साथियों, बताइएगा। तो फ्रांस में राशन था, जो शासन चलता था वो था बुर्बो वंश का शासन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुए थे? बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो हुए थे नवंबर 1917 में हुए थे, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि नवंबर में बोल्शेविक क्रांति हुआ था इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था मेरे साथियों, बताइएगा। यह निकाला गया था केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। तो बताइए मेरे साथियों कि केसरी किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किससे लिया गया था? किसने लिखा था? किसने लिखा था मेरे साथी बताइए, वह किसने लिखा था? तो ये लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब लिखे थे मेरे साथी बताइएगा, कब लिखे थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89, महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? ग्राम स्वराज, विंग्स ऑफ फायर, हिंद स्वराज। जिसका राइट आंसर होगा बताइएगा मेरे साथियों। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उन्होंने कौन कौन पुस्तक लिखे थे बताइए मेरे साथियों? ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डैश पर 1897 विद्रोह के विद्रोहियों को नेतृत्व करने के लिए आरोप मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका निधन 1862 में हो गया था। 1862 में किसका निधन हो गया था मेरे साथियों? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर को जो है वो रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और इनके बारे में सुन लीजिए एक बार। बहादुर शाह जफर 1897 विद्रोह के विद्रोहियों के नेतृत्व में करने का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शाह थे। कौन थे? आखिरी शाह थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कब होता है साथ बताइएगा। तो बसंत विषुव होते हैं 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर को स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। 23
23 सितंबर को जो है शरद विषुव कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है। और बताइएगा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, मेरे साथियों याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का था, नीचे दिए गए दर्रे और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये है जोजिला बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में, यही सही ये सही है। 12 लापला लापचाला और सिपकिला दर्रा ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ये गलत है मेरे साथियों, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है बताइए मेरे साथियों, कहाँ है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाद बाकी ये दोनों सही है, कौन सा सही नहीं मेरे साथियों। और मेरे साथियों ये जो है हिमाचल प्रदेश, ये जो थागालानीति पास और लिपू लेक, ये कहाँ है, ये भी गलत है। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये तो 2 और 3 गलत है, 2 3 गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है मेरे साथियों बताइएगा। केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह जो है राजस्थान में है। कहाँ मेरे साथियों, यह है राजस्थान में है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों बताइएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप नदी है। आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का आता है, मेरे साथियों अगर नींद आता होगा पानी पीजिए लेकिन सोइए मत, रात भर जाग के पढ़िए, अभी यही समय है, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मौका फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा मेरे साथियों, बस 15 से 20 दिन की तो मैटर है, ठीक है। अब चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, आर्थिक कारक नहीं है। कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन नहीं कर सकते हैं, पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, शहरीकरण, कौन सा प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये पानी की उपलब्धता जो है, पानी की उपलब्धता ये जो है, ये आपको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीष्मकालीन उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्मकाल में जो उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाते हैं मेरे साथियों बताइएगा। यह कहलाएगा लू कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। और ये उत्तर बिहार में कहा जाता है लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, कौन सा सबसे भारतीय शिखर है साथ ही बताइएगा। तो ये हो जाएगा कंचनजंगा जो है ऑप्शन नंबर ए भारत की सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी मेरे साथियों बताइएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 85-98 है। कितना है, 85-98 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ है, ये है सिक्किम में स्थित है। कहाँ मेरे साथियों, ये है सिक्किम में स्थित है। मेरे साथियों ये राइटिंग जो नहीं बैठ रहा है, यह पैड है जिसके कारण राइटिंग नहीं बैठता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। पूर्वी घाट की पहाड़ी पट्टी हिमालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा असम का। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा है, जो 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बना था, ठीक है। अलग राज्य बना था, कब बना था, 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बनाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। पेरियार नेशनल पार्क डैश में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यह है केरल में स्थित है। आगे चलते हैं। सुल्तान
100 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ स्थित मेरे साथियों बताइएगा। सुल्तान नेशनल पार्क जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, पैथन जैकबारी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया डैश नदी पर है। किस नदी पर मेरे साथियों बताइएगा? यह गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? करंग द्वीप है। कैशलेस द्वीप करंग द्वीप है मेरे साथियों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 पर क्वेश्चन नंबर 103 कहता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों बताइएगा। ये मनाया जाता है 22 मई। ऑप्शन नंबर ए 22 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है मेरे साथियों? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है मेरे साथियों यह जो है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अब बताइएगा मेरे साथियों, ऊंचाई कितनी है? इसको ऊंचाई, इसको नया डाटा के अनुसार, नया डाटा के अनुसार जो इसकी ऊंचाई जो है 8850.86 है। इसकी ऊंचाई 8850.56, 8850.56 इसका ऊंचाई है मेरे साथियों नया डाटा के अनुसार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जलीय निकाय है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग में अचानक सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहे मानसून को क्या कहा जाता है? इस मानसून को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रस्फोट फटना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? अंतर्राष्ट्रीय साझा सीमा करती है मेरे साथ बताइएगा। ये सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करती है। और कितना करती हैं? 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, यानी कि 4096.7 किलोमीटर लंबी इसको दूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? किस स्थान पर मेरे साथियों बताइए, किस स्थान पर है? यह थार मरुस्थल पर। ठीक है, थार मरुस्थल पर जो है दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पे। अब है क्वेश्चन नंबर 109। 109 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्कट। इसका जो राइट आंसर उपयुक्त में से एक कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अनुसार। लेकिन इसका जो राजधानी कहाँ हो जाएगा? मस्कट। मस्कट इसका जो है राजधानी हो जाएगा। ठीक है, मास्को जो है रूस की राजधानी है। मास्को क्या है? रूस की राजधानी है। ये मास्को जो है किसका राजधानी है? रूस की राजधानी है मेरे साथियों। पनामा जो है बहरीन की राजधानी। ये किसका राजधानी है? बहरीन की राजधानी है पनामा बहरीन की राजधानी है। मास्को रूस की राजधानी है। और ओमान की राजधानी मस्कट है। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जो है काल क्षेत्र मतलब टाइम जोन, ये नहीं समझ के काल, दूसरे काल का अर्थ होता है समय। कितने काल समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 जोन में। भारत जो विश्व को जो 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है, रूस में 11 टाइम जोन है, ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है, भारत में 1 टाइम जोन है। लेकिन पूरे विश्व में 24 है, भारत में 1 टाइम जोन है। ठीक है, सारे बरासरी पूरी तरह भारत का मानक समय देशांतर रेखा है। ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई मेरे साथियों बताइएगा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी होगा राज्य की नीति निर्देशक। और सुनिए, संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भाग 4 36 से 51, भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 का आता है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? अल्पसंख्यकों के क्षेत्र क्या हित में निहित है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा मेरे साथियों? ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। बहुत समय कम बच गया मेरे साथी, बहुत कम क्वेश्चन है, पूरा एकदम अंत तक इसको जरूर देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है मेरे साथी बताइएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों बताइए? तो इसका आंसर जो होगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं। आगे क्वेश्चन है 117। भारत के संविधान में स्वतंत्रता बंधुत्व को शामिल करना के विचार से किस देश को प्रेरित करते हैं? संविधान स्वतंत्रता और बंधुत्व की शामिल किस देश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 118 नंबर। डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। डैश जो है 1949 भारत का हिस्सा बना था। तो कौन सा भारत का हिस्सा बना था मेरे साथियों? सिक्किम जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था। सॉरी, मणिपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है 1949 भारत का हिस्सा बना था। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। और इसका राजधानी कहाँ है मणिपुर का? और क्या कहा मणिपुर का कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। मणिपुर का पूर्वोत्तर राज्य। और इसका राजधानी कहाँ मेरे साथियों? और मेरे साथी बताइएगा मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी कहाँ मेरे साथियों? 5 सेकंड का ऑप्शन देते हैं। मणिपुर की राजधानी बताइएगा कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आप बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा M.N. राय। M.N. राय। ठीक है, और ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 121। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? बताए मेरे साथियों किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का 1 से। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21 का ए। आगे है भारत के संविधान में इनमें से क्या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राष्ट्र सूची में सम्मिलित मेरे साथियों? यह दंड प्रक्रिया या राष्ट्र सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के निर्देशक
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 और 36 से 51 याद रखिएगा। आगे यहाँ क्वेश्चन 124, डैश के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किससे है बताइए मेरे साथियों। तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे हैं स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है मेरे साथी बताइए। पहले क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था मेरे साथियों बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कब बना था। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। संविधान के माध्यम कौन सा नया, ठीक है। तो 126 का ऑप्शन बताया मेरे साथियों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया मेरे साथियों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। राइट आंसर भाग 4, संविधान का अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 36 से 51। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है। विशेष प्रावधान अधिकार बनाने को दिया गया है भाग 4 36 से 51, भाग 4 36 से 51। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया गया है। कब अधिगृहित किया गया मेरे साथी बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य भारत का उल्लेख सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 31, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों में निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या होगा, असर पड़ेगा बढ़ जाएगी। क्या होगा, बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर का अर्थ क्या है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। बैंक दर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। यह हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए तृतीय क्षेत्र। आगे है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में पूंजी की अधिक संभावना होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी। आगे हैं निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक। मेरे साथ ही बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, यह हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 का आता है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी की गणना कौन सा करता है। यह करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहा जाता है। को डैश कहा जाता है होगा विनिवेश, ऑप्शन नंबर सी विनिवेश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140
क्वेश्चन नंबर 140, बस थोड़ा बचा हुआ है, 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन 104 का निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक पूछ रहा नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, बाद बाकी जो है वाणिज्यिक बैंक हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन 142 कहता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश के क्षेत्र से संबंधित होते हैं? डैश के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। आगे चलते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण का पहल प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? प्राथमिक परिणाम कौन सा था? तो राजकोषीय नीति सुधार, ऑप्शन नंबर एक, राजकोषीय नीति सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 105। निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? निवेश का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें और निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई बैंकों की नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के आदेश देता है, यह डैश के रूप में जाना जाता है, यह डैश के रूप में जाना जाता है साथियों, यह हो जाएगा वैधानिक तरलता का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो साथी बताइएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना है। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगा? 69 से 74, 69 से 74 है। ठीक है, 69 से 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 149। क्वेश्चन नंबर डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइए कमेंट बॉक्स में कि 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, साथी बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए मेरे साथियों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन 150। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर से ध्यान दिया गया था? किस समस्या को के ध्यान दिया गया था? कौन सी समस्या था मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका समस्या था 1991 भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, आर्थिक नीति असफलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।